वेलकम बैक। ये मेडिवल हिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है। जैसे कि हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में और तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में दिल्ली सल्तनत के बारे में। पहला स्टेटमेंट यह है कि जो रूलिंग क्लास है शुरुआती तौर पर उसमें सिर्फ फॉरेन बॉर्न नोबल्स शामिल थे। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सच है। जितने भी थे डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत के, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, खिलजी डायनेस्टी हो, तुगलक डायनेस्टी हो, लोधी डायनेस्टी हो, ये सारे के सारे क्या थे? फॉरेन बोल्स ही थे, फॉरेन बॉर्न थे। आक्रांता है बोल लो उसको, इन्वेडर्स थे सारे के सारे। फॉरेन बॉर्न क्या होता है? और अगर हम बात करें इनके नोबल्स की भी, तो सारे के सारे सिर्फ नोबल्स की, अगर हम इनके शासकों की भी बात ना करें, नोबल्स की, जैसे कि चालीसा हुआ, चहलगामी हुआ, वो सारे के सारे भी विदेशी ही थे। कोई तुर्किश था, कोई पर्शियन था, कोई तुर्किश नोबल्स का ग्रुप था, कोई पर्शियन नोबल का ग्रुप था। तो सारे के सारे फॉरेनर ही थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में वो ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि टाइम के साथ, ओवर द टाइम, इन्होंने अपने कोर्ट में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को शामिल करना, शासकों को शामिल करना, स्लेव्स को शामिल करना शुरू किया, अलग अलग पोजीशन पर भी। अब स्लेव्स को शामिल करने की बात, ये एक एक्सेप्शन वाली बात हम पढ़ सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में हम देख सकते हैं। और भी डायनेस्टीज़ में होंगी वो अलग बात है, पर फिलहाल हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। जैसे कि तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कोर्ट में वाइन डिस्टिलर और गार्डनर को शामिल कर लिया था किसी हाई पोस्ट पर खैर वो नहीं पूछा है किसने शामिल किया, किसने शामिल नहीं किया। स्टेटमेंट यह है कि ओवर द टाइम कोर्ट में अलग बैकग्राउंड के लोगों को भी शामिल किया गया, अलग बैकग्राउंड के शासकों को शामिल किया गया, और वो फिर अच्छे पोस्ट पे भी पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशन पे पहुँचे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी ये स्टेटमेंट सच है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक इवॉल्व हुआ। पहले तो ये सिर्फ आक्रांता के तौर पर आए थे कि हाँ आएंगे, लूटेंगे, चले जाएंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा डेरा ही जमा लिया। पहले अपने एम्पायर को बढ़ाया, उसे फोर्टिफाई किया, और धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, जो 1210 में शुरू हुआ था, 1206 में शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, और ख़त्म हुआ सीधा दिल्ली सल्तनत तो ख़त्म हो गया 1525 में। उसके बाद फिर मुग़ल सल्तनत शुरू हो गया एंड ऑल। तो ये काफ़ी लंबा चला था, काफ़ी ज़्यादा लंबा चला था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ये धीरे धीरे एक पॉलिटिकल सिस्टम में इवॉल्व हुआ था। पॉलिटिकल सिस्टम फिर मोनार्की में इवॉल्व हुआ था। ओके, दूसरी स्लाइड जो है वो बालबन किंगशिप और अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रही है, या फिर दिखाया हुआ है। पहले हम बालबन वाला देख लेते हैं। बालबन, गयासुद्दीन बालबन वाला, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, बालबन। और ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। स्लेव डायनेस्टी के कई साल बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी। पहले से स्लेव डायनेस्टी थी, फिर खिलजी डायनेस्टी थी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई थी। तो यहाँ पर गयासुद्दीन के कुछ करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर लें कि वो नोबल से थोड़ी सी दूरी बना के रखता था। कारण था कि नोबल का इन्फ्लुएंस कोर्ट में इतना ज़्यादा था कि उनके डिसीजन को सर्वोपरि मान लिया जाता था। और वो तुर्किश नोबल थे गयासुद्दीन बालबन के टाइम पे। जैसे कि अगर गयासुद्दीन बालबन स्लेव डायनेस्टी की बात करें, तो जब ये इल्तुतमिश के बच्चों में से जब बनाना हुआ, शासक बनाना हुआ, तो किसे बनाया जाए? तो नोबल्स का यह मानना था कि रजिया सुल्तान को बनाया जाए, बिकॉज शी इज़ मोर एबल देन देयर सन्स। हालांकि उन्हीं में से कुछ नोबल्स को ये बात पसंद नहीं आई कि महिला कैसे शासक बन सकती है, पर फिर भी तो गयासुद्दीन बालबन को यही चीज़ नहीं लगी कि ये जो नोबल्स हैं, तुर्किश नोबल्स, ये कुछ ज़्यादा ही टांग अड़ा रहे हैं इनके। उसने पूरा बंदोबस्त कर लिया कि इनके इन्फ्लुएंस को ही ख़त्म कर देना है, और उसने वैसा किया भी। ओके, उसने अपने सीमाओं को, फ्रंटियर डिफेंसेस को काफ़ी बेहतर तरीके से उन्हें तैयार किया था ताकि उसे बाहर के आक्रांताओं से बचा सके। हाँ बिल्कुल, ये तो खुद आक्रांता था, इंडिया में आके जम गया और फिर बाहर के आक्रांताओं से अपनी सीमाओं को बचाने के लिए लगा हुआ था। तो उस समय थ्रेट था
मंगोल्स जो है वो इल्तुतमिश के टाइम से ही अटैक कर रहे थे, और उनका जो 1398 में जो मंगोल था तैमूर लेन, उसने अटैक किया था इंडिया पर। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तैमूर लेन के बारे में। तो किसका थ्रेट था उस टाइम? मंगोल्स का। और 1398 में जो तुगलक डायनेस्टी का शासक था, तुगलक डायनेस्टी का शासन था, और उसके शासक के बारे में हमने भी बात किया था पिछली वीडियो में, और उसका नाम भी मैंने बताया था। उसका नाम कमेंट कर दीजिए। तो बालबन के बारे में दो स्टेटमेंट। पहला कि ये जो नोबल था उससे थोड़ी दूरी बना के रखता था, डिस्टेंट पोजीशन पे रहता था, ताकि वो सुल्तान के काम में कोई दखल अंदाजी ना कर सके, सुल्तान के डिसीजन में कोई दखल अंदाजी ना कर सके। और दूसरा ये कि अपनी सीमाओं पे इसने काफ़ी बेहतरीन डिफेंस सिस्टम तैयार करके रखा था, ताकि उसे बाहरी थ्रीट से बाहरी आक्रांताओं से बचाया जा सके। बालबन के बारे में एक और बात कि इसने दो तरीके ईजाद किए थे अपने सुल्तान को ग्रीट करने के, आदर करने के। एक था सजदा और एक था पैबोस। पैबोस था किसिंग ऑफ फीट, कि आपको अपने सुल्तान के पैर को चूमना है। पैबोस ही बता रहा हूँ ना मैं, हाँ पैबोस था किसिंग ऑफ सुल्तान फीट, कि मतलब आप जब आएंगे कोर्ट में तो आपको अपने सुल्तान के पैर को चूमना है। थोड़ा सुनने में ही अजीब है। सोचो कि कोई सुल्तान है और उसने रूल बना दिया कि आपको मेरे पैर को चूमना है, और तुमने ऐसा नहीं किया, तो फिर तो वो तुम्हें अपना थ्रेट मान लेगा, दुश्मन ही मान लेगा वो। और दूसरा तरीका था सजदा। सजदा जैसे कि हम वज्रासन पोजीशन में बैठते हैं, या फिर यूँ कह लो जब नमाज पढ़ने की पोजीशन में जो बैठते हैं और फिर जो झुकते हैं नमाज के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं सजदा पोजीशन। तो वैसे अपने सुल्तान के सामने झुकना है। ये गियासुद्दीन बालबन ने इंट्रोड्यूस किया था, सजदा और पैबोस। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट। 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, ये जो नोबल्स है उनकी सोशल गैदरिंग और सेलिब्रेशन को ही ख़त्म कर दिया। ग्रुप में गैदरिंग और सोशल गैदरिंग और गैदर्ड सेलिब्रेशन, मतलब एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है अलाउद्दीन के बारे में। इसने एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस तैयार किया था, इंटेलिजेंस नेटवर्क। और इंटेलिजेंस नेटवर्क के डिपार्टमेंट और उसके हेड के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। इंटेलिजेंस नेटवर्क का डिपार्टमेंट का भी नाम बताया था, और इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो हेड होता है उसका नाम भी बताया था। वो आप बताइए। तीसरा था, और हाँ, ये जो भी उस टाइम के करप्ट ऑफिशियल्स थे, और जो एक्यूमुलेट कर लेते धन, अपने पास जमा कर लेते थे और वो नहीं दिखाते थे क्या बोलते हैं एम्परर को, तो उसके लिए भी अलाउद्दीन ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनवाया था, और उसका भी हेड रखा था। हेड का नाम था, वो भी बताइए। तो तीनों स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सच है कि उसने नोबल की सोशल गैदरिंग और सेलिब्रेशन को प्रतिबंध लगा दिया था, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया था, और करप्ट ऑफिशियल से वेल्थ निकलवाने के लिए भी डिपार्टमेंट बनवाया था। तीनों सच हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। इक्तिदार के ट्रांसफ़र, जो इक्ता को संभालता था उसको इक्तिदार बोलते थे। अब इक्तिदार जो है वो लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, पर वो जो रेवेन्यू है वो यूज़ हो जाता था ट्रूप को मेंटेन करने के लिए। तो होता क्या था कि सुल्तान को लगता था कि ये लोग एक ही जगह पर लंबे टाइम तक अगर टिक गए तो ये अपना सिक्का जमा लेंगे वहाँ पर अपने, शायद धीरे धीरे करके अगर ये जम गए, अगर वहाँ पे उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली या फिर ताकत गेन कर ली, तो फिर मेरे खिलाफ ही क्या कर देंगे, रिवॉल्ट कर देंगे। तो होता क्या था कि इन इक़्तिदारों का टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहता था, हमेशा, ऑलवेज। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था कि क्या इक़्तिदार का ट्रांसफ़र होता था, तो हाँ, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है ये जो देख रहे हैं आप, पिरामिड, एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड, ये मुग़ल पीरियड के टाइम पे है। पूरे हिस्ट्री में, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, हर बार अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तब, अगर विजयनगर किंगडम में देखेंगे तब, मुग़ल किंगडम में देखेंगे तब, गुप्ताज़ पीरियड में, हर बार अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये मुग़ल पीरियड की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो देख लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सबसे नीचे होता था विलेज, ग्राम, और इसे हेड करता था मुकदम, हेडमैन या फिर पटवारी। उसके ऊपर होता था परगना, सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील, और इसको हेड करता था शिकदार।
परगना के ऊपर होता था सरकार, सरकार को हेड करता था फौजदार, और इससे भी ऊपर यानी सबसे ऊपर होता था सूबा, प्रोविंस, और इसे गवर्नर या फिर सिपा सालार हेड करता था, सूबेदार, गवर्नर या फिर सिपा सालार। इसको याद रखना। ये तो टर्म पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा कि टर्म क्या है और इसका मतलब क्या है, सूबा को क्या बोलते हैं, सरकार को क्या बोलते हैं, परगना को क्या बोलते हैं। परगना जैसे और भी नाम अभी भी कुछ एरियाज़ में हैं। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर एक 24 परगना करके एक जगह है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं 24 परगना से हैं, पर अभी भी ऐसे कुछ जगहें हैं इंडिया में। उसके बाद ग्राम विलेज तो सबको पता है। तो पूछ ही लेगा कि मुगल टाइम पे वो उसका हेड कौन था, उसे कौन संभालता था, या फिर उसका मतलब क्या है। तो ग्राम को संभालता था मुकदम, हेडमैन और पटवारी। परगना जो है वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस था, मतलब एक परगना के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस होती थी और उसको शिकदार संभालता था। फिर आता है सरकार, डिस्ट्रिक्ट, ये फौजदार संभालता था। और फिर आता है सूबा, प्रोविंस, इसको गवर्नर या सिपा सालार संभालता था, सूबेदार या सिपा सालार। आगे देखते हैं। कुछ टर्म्स और, जैसे कि कोतवाल, एक हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कोतवाल पुलिस से रिलेटेड है, तो कोतवाल कहते थे चीफ ऑफ सिटी पुलिस को। फौजदार, मिलिट्री ऑफिशियल इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड जो था उसमें, दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो फौजदार कहाँ पर है, ये सरकार। फौजदार क्या करता था, फौजदार सरकार हेड करता था, डिस्ट्रिक्ट हेड करता था। फिर आता है सदर, सदर हेड ऑफ रिलीजियस डोनेशन और कंट्रीब्यूशन, ये याद रखना, ये थोड़ा सा नया है, सदर। और एक है आपका कनुंगो, हेड ऑफ विलेज पतवारीज। सोच के देखो कि किसी गांव में मुकदम और पतवारी थे, गांव को वही संभालते थे, मुकदम और पतवारी, मुकदम हेडमैन और पतवारी अकाउंटेंट, और कनुंगो जो है वो पतवारीज का भी हेड है। ठीक। उसके बाद एक टर्म आपका और आता है दीवान। दीवान होता क्या है, कलेक्शन, वो रेवेन्यू कलेक्शन करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नर, टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। गवर्नर की धाक ना जम जाए सूबा में। गवर्नर कौन था, ऊपर देखा था ना अभी हमने, गवर्नर किसको संभालता था, गवर्नर सूबा संभालता था, प्रोविंस से संभालता था। तो गवर्नर की धाक ना जम जाए, गवर्नर ही उस एरिया का सर्वे सर्वा ना हो जाए, उस क्षेत्र का, डिस्ट्रिक्ट का, सूबा का सर्वे सर्वा ना हो जाए, इसलिए दीवान भी था जो कि गवर्नर से इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू कलेक्शन करता था। ठीक। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन था जो इंडिपेंडेंटली करता था, क्वेश्चन यही था बेसिकली कि इंडिपेंडेंटली कलेक्शन ऑफ द गवर्नर। यार ठीक है, मुगल एम्पायर में मनसबदारी सिस्टम, अगर मनसबदारी सिस्टम की बात करें मुगल एम्पायर, तो ये एम्परर अकबर द्वारा 1571 में 1571 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के लिए। अब वो कैसे, अब ये भी देख लेते हैं। वो ऐसे कि इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, पहला जाट और दूसरा सवार। अब जाट होता क्या है, जाट एक पर्सनल रैंक और स्टेटस होता है किसी भी मनसबदार का। तो फिर मनसबदार क्या है, मनसबदार मुगल कोर्ट में कोई भी एक ऑफिशियल है, और जाट कोई भी एक ऑफिशियल है जो मनसब को संभालता है। और जाट वो है, जाट इस मनसबदार का रैंक और स्टेटस संभालता है, हायरार्कियल पोजीशन बताता है, संभालता नहीं है, बताता है। या फिर कुछ इसको कुछ ऐसे याद करो कि एक काफ़ी एक पॉपुलर फिल्म है जिसमें जो लीड एक्टर है वो एक्ट्रेस को बोलता है ना कि उसके जात के बारे में पूछ रहा होता है, तो इसको कुछ वैसे याद करो। फिर उसके बाद आता है आपका सवार। सवार क्या होता है कि किसी भी मनसबदार को या फिर किसी भी ऑफिशियल को नंबर ऑफ कैवेलरी मैन चाहिए, कितने हॉर्सेस, कितने घुड़सवार चाहिए उस ट्रुप को संभालने के लिए, ये सवार से पता चलता है। ठीक है, अगला कुछ नाम है कि पहले क्या नाम थे, बाद में क्या नाम हुए एंड ऑल। ये इसमें से आपको बहुत सारे नाम आपको पता भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, एक बार देख लो। जहांगीर, सलीम जब पैदा हुआ था तब इसका नाम सलीम था, जहांगीर अकबर का बेटा था, और अकबर ने इसका नाम जो है ना वो एक सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती जी के नाम पर रखा था। सलीम ने आगरा पे एक जंजीर अदल नाम का कुछ इंस्टॉल करवाया। जंजीर अदल नाम का जंजीर अदल किस लिए, उसको लगता था कि जो प्रजा है वो अगर दुखी है, ऑप्रेस्ड है, तो वो डायरेक्टली एम्परर से अपील कर सकती है जस्टिस के लिए। तो क्या है इस इंस्टॉलमेंट का नाम, इंस्टॉलमेंट नहीं, स्टैब्लिशमेंट कह लो।
जंजीर अदल, और इसमें 60 बिल थी, और ये आगरा फोर्ट पर 60 बिल, 60 बिल, और ये है आगरा फोर्ट पर। सॉरी, एक मिनट। और उसके बाद जहांगीर ने ही अपने कोर्ट में अलग अलग नोबल्स को शामिल किया, अलग अलग बैकग्राउंड से, जैसे कि राजपूत, मराठा, ईरानी, और उन सभी को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी दिए। ठीक, तो इसमें नाम क्या याद रखना है? पहला नाम किसके नाम पे पड़ा था? सूफी संत सलीम चिश्ती के दरबार पर। जंजीर अदल किसने इंस्टॉल करवाया था और कहाँ इंस्टॉल करवाया था? तो जंजीर अदल जो है वो जहांगीर ने इंस्टॉल करवाया था। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है। अगला, शाहजहाँ जब पैदा हुआ तब इसका नाम था खुर्रम, बचपन का नाम खुर्रम। कब पैदा हुआ था? 1592 में। थ्रोन पे कब आया? 1688 में। मतलब अगर हम बात करें मुगल डायनेस्टी की, तो 1605 में गया अकबर, उसके बाद जहांगीर, और फिर तुरंत बाद शाहजहाँ। अगला, दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था, और शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, और शाहजहाँ चाहता था कि दारा शिकोह ही एम्परर बने, मुगल सम्राट बने। पर औरंगज़ेब भाई साहब बीच में आ गए और इन्होंने इसको पकड़ के मरवा डाला। किसको? दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने ही उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। दारा शिकोह ने ही पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। किसको? उपनिषद को। चलो, दिस आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट। इसके हेडिंग पे ना जाओ, हेडिंग देखोगे तो पहला ये कि औरंगज़ेब के टाइम पे उसने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा विस्तृत कर दिया था। हाँ, ये स्टेटमेंट सच है। फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू नीचे कन्याकुमारी, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर डायरेक्शन में उसने इसको एक्सटेंड कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। दूसरा स्टेटमेंट जो औरंगज़ेब के बारे में है, फाइनेंशियल स्ट्रेन। अब जब हर जगह उसने फैलाया था अपना साम्राज्य, तो हर जगह सेनाएं भी उसको रखनी पड़ी, और उन कैंपेन के दौरान, सेनाएं की बात छोड़ो, उसकी बात नहीं है, कैंपेनिंग में ही काफ़ी सारा उसका खर्चा हो गया। मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना, पूरे राज्य को ढूंढना, घोड़े हैं, खाना है, पानी है, नवाबज़ादे के लिए, सॉरी नॉट नवाबज़ादा, मतलब राजा महाराज सम्राट के लिए अलग अलग शौक की भी चीज़ हैं। तो उन सभी में मिलिट्री कैंपेन में इसका काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? फाइनेंशियल स्ट्रेन हुआ। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। किसके बारे में? औरंगज़ेब के बारे में। अभी हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा है रीजनल रेसिस्टेंस। ठीक है, रीजनल रेसिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि औरंगज़ेब के ही शासनकाल में उसको रीजनल रेसिस्टेंस मिला। रीजनल रेसिस्टेंस से मतलब कि उस टाइम मराठास इनके रेबेलियन थे, जो अदर एम्पायर थे जैसे कि सिख इनके रेबेलियन थे, और राजपूत भी इनके रेबेलियन थे। देखिए, मराठा, सिख और राजपूत, जाट भी लिखा हुआ है इसमें। तो सेंट्रल, तो इसके ऊपर अब काफ़ी प्रेशर पड़ गया। हालांकि एम्पायर तो अपना फैला दिया, पर हर जगह से इसको वॉर झेलना पड़ रहा था, फ्रॉम एवरी साइड। तो ये 3 स्टेटमेंट थे औरंगज़ेब के बारे में। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट थे। भोग और अबवाब, ये लिखा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि भोग का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द भोग, मतलब किस टाइप का टैक्स है ये, क्या होता था भोग में? तो भोग में होता क्या था कि वो पीरियोडिकल सप्लाई होता था, टाइम टू टाइम पर अपने राजा के लिए या फिर चीफ के लिए फल फूल भेजना, और जो नहीं भेजता था उसकी जो ज़मीन थी वो जब्त कर ली जाती थी। तो इसको भोग कहते हैं। तरह तरह के थे, जैसे कि स्कूल में देने के लिए जो था उसके लिए एक अलग टर्म था, प्रिस्ट को देने के लिए जो था एक अलग टर्म था, राजा को देने के लिए था वो अलग टर्म था। और ये क्या है? ये है भोग। ये भी एक अलग टैक्स है। और वो टैक्स क्या है कि समय समय पर अपने चीफ के पास या फिर अपने राजा के पास फल फूल, पत्ती, फायरवुड, वेजिटेबल्स, ये सब भेजते रहना है। भेजते रहोगे तो सलामत रहोगे, वरना समझ जाओ। और इसी में एक और टैक्स आता है अबवाब। अबवाब का क्या मतलब है?
अब ये था एक्स्ट्रा टैक्स, और ये किसके ऊपर लगता था? ये ओरिजिनल रेंट के भी ऊपर। समझो तुम किसी चीज़ का रेंट दे रहे हो और उस रेंट का भी तुम्हें रेंट भरना पड़ रहा है। कौन कलेक्ट करता था इसको? ज़मींदार या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसको बोलते हैं अब वो आप रेंट के ऊपर रेंट। और लेकिन किसके ऊपर? ओरिजिनल रेंट के ऊपर। गज नहीं, तस्सूज। इस क्वेश्चन को निकालने का मतलब था तस्सूज के बारे में जानना। क्वेश्चन ये था कि आइनी अकबरी ने अपने बुक में एक डिस्क्राइब किया एक मेजरमेंट को, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को। वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या था? तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट तस्सूज है। अब तस्सूज है क्या? कि कोई भी लैंड जो था वो उस टाइम गज में डिवाइड होता था, और एक गज में 24 इक्वल पार्ट होते हैं, और उस 24 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट जो होता है उसको तस्सूज कहा जाता है। ठीक। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आइनी अकबरी ने अबुल फजल में किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जिक्र किया है? वो जिक्र है तस्सूज का। एंड 1 तस्सूज इज इक्वल टू 1.4 इंचेस। सूरी एम्पायर, क्वेश्चन था सूरी एम्पायर के बारे में, पर कुछ कंपैरिजन भी दे दिया इसमें। और वो ये था कि जो शेरशाह सूरी के टाइम पे जो सूरी ने जो सिल्वर कॉइन्स निकाले थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको रुपया कहा जाता था। और शेरशाह सूरी के टाइम पे उसने साथ ही साथ कॉपर और गोल्ड कॉइन भी निकाल दिए। तो कॉपर कॉइन को कहा जाता था दाम, और गोल्ड कॉइन को कहा जाता था मोहर। इसको याद रखना, सूरी के टाइम पे रुपया, दाम और मोहर, सिल्वर कॉपर गोल्ड, सिल्वर कॉपर गोल्ड, रुपया दाम मोहर। किसके टाइम पर? शेरशाह सूरी के टाइम पर। गुप्ता एम्पायर में जो गोल्ड कॉइन था उसको दीनार कहा जाता था, और दिल्ली सल्तनत में खासकर इल्तुतमिश के टाइम पर जो सिल्वर कॉइन था उसको कहा जाता था टंका, और कॉपर कॉइन को कहा जाता था जीतल। कुछ सिख गुरु के बारे में हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है, कुछ ना कुछ पूछता ही है हर बार। थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन पूछ देता है। जैसे कि पहले सिख गुरु हुए गुरु नानक देव जी, फर्स्ट सिख गुरु, और इन्होंने सिखिज्म की स्थापना किया। और एक क्वेश्चन जो पूछता है हमेशा गुरु नानक देव जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। दूसरे गुरु हुए सिख गुरु गुरु अंगद देव जी, इन्होंने पॉपुलराइज किया गुरुमुखी स्क्रिप्ट। अब गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्या भैया? जैसे कि हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, इंग्लिश को रोमन स्क्रिप्ट में, पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। तो इसे पॉपुलराइज किसने किया? इसे पॉपुलराइज किया गुरु अंगद देव जी ने। फोर्थ गुरु फोर्थ गुरु हुए गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी, और इन्होंने फाउंड किया क्या? रामदासपुर, जिसको हम अमृतसर बोलते हैं। तो देख सकते हो कि इनके नाम पर ही क्या है, उस शहर का नाम था पहले रामदासपुर, बाद में कभी अमृतसर हो गया होगा। और ये चौथे गुरु थे, और इन्होंने ही डिज़ाइन तैयार किया था किसका? गोल्डन टेम्पल पूल का। गोल्डन टेम्पल का नहीं, गोल्डन टेम्पल पूल का। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जन देव जी। ऊपर ध्यान से देखना, ऊपर था अंगद देव, ये देखो अंगद देव, और ये है अर्जन देव। तो नाम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं करनी है। गुरु अर्जन देव ये फिफ्थ गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ का पहला एडिशन कंपाइल किया था। आदि ग्रंथ जैसे हिंदुओं में गीता होता है, मुसलमानों में कुरान होता है, क्रिश्चियंस में बाइबल होता है, उसी तरीके से सिखिज़्म में आदि ग्रंथ है। और इन्होंने 1590 में तरन तारन साहिब स्टैब्लिश किया था, और किसके लिए? लेप्रोसी के पेशेंट्स के लिए। एंड फर्स्ट मार्टियर इन द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ जहांगीर। सिख गुरु में पहले मार्टियर, पहले बलिदानी, पहले शहीद जी, और इनको मरवाया किसने था? इनको मरवाया था जहांगीर ने। तो टाइमलाइन से भी आप मैच कर सकते हो कि 1563 से 1605 में अकबर का रूल समाप्त हो गया था। और मतलब यूँ कह सकते हो कि सम्राट बनते ही उसने गुरु अर्जन देव को मरवा दिया। ओके, इधर भी है क्या? नहीं, इधर नहीं। छठे गुरु हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी। छठे गुरु हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी।
ये 1 नहीं, ये 1 तो इसने ऐसे कुछ लिख रखा है। ये देखो पोजीशन यहाँ पर है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ये अर्जन देव के पुत्र हैं। अर्जन देव कौन? वही जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था। इन्होंने मीरी और पीरी कॉन्सेप्ट को लाया सिखिज़्म में, और इन्होंने अकाल तख्त का भी स्थापना किया, स्टैब्लिश अकाल तख्त। अकाल तख्त अगर आप लोग कि गए होंगे गोल्डन टेम्पल तो आप लोगों ने देखा होगा अकाल तख्त। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना यार। गुरु हरगोबिंद सिंह जी, इन्होंने अकाल तख्त का स्थापना किया, और मीरी और पीरी कॉन्सेप्ट का भी इन्होंने ही स्थापना किया था, इंट्रोड्यूस किया था, स्थापना किया। गुरु हरकिशन जी, 8th गुरु, द चाइल्ड गुरु और यंगेस्ट गुरु सिखिज़्म एट द एज ऑफ 5। गुरु हरकिशन जी 5 साल के ही थे जब वो सिख गुरु बने थे, और ये सिख गुरुओं में 8वें गुरु थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु, इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया। अब आता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसके बारे में कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। हम मेन लड़ाइयाँ याद रख लेते हैं, जैसे पानीपत हुआ, पलासी हुआ, बक्सर हुआ, बैटल ऑफ चौसा हुआ, हल्दी घाटी हुआ, पर उसके अलावा भी और भी लड़ाइयाँ हैं। वो या तो लड़ाइयाँ ट्रीटी हैं, उन्हें भी याद रखना आवश्यक है कि कोई लड़ाई हुई, उसके बाद ट्रीटी क्या हुई। ट्रीटी होती है जब एक हारता है एक जीतता है, तो उसमें ट्रीटी क्या हुई, कब हुई, किसके किसके बीच हुई, रिज़ल्ट क्या हुआ उसका, वो याद रखना ट्रीटीज़। तो यहाँ पर है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 11 जून 1665 को हुआ था। किसके बीच में लड़ाई हुई थी? मुग़ल, जिसका जो आर्मी था वो राजा जय सिंह लीड कर रहे थे, औरंगज़ेब को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये, और मराठाओं में छत्रपति शिवाजी लीड कर रहे थे। और इसमें जो है मराठाओं की हार हो गई, और मराठाओं ने अपने 23 किले मुगल्स को सौंप दिए ट्रीटी के तहत। ये था ट्रीटी ऑफ धुरंधर। किसके किसके बीच? औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। कब हुआ था? जून 11, 1665। तो याद यही रखना है कि कब हुआ था, जून 11, 1665। किसके बीच? मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के बीच और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की आर्मी कौन लीड कर रहा था? वो लीड कर रहे थे राजा जय सिंह फर्स्ट। और हुआ क्या था इसमें? तो जो मराठास थे उन्होंने अपने 23 किले मुग़ल को सरेंडर कर दिया। ये बड़ा ही एक विचित्र सवाल पूछा था इसने कि ये बताओ हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। मैंने इस सवाल पे इससे पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं था। देख लो भाई, हवा महल में एग्जैक्टली 953 विंडोज़ है। 953 विंडोज़ किसके द्वारा बनवाई गई हैं? महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है। और जो खिड़कियों का जो पैटर्न है वो एक हनी कॉम्ब पैटर्न है। हनी कॉम्ब पैटर्न देखोगे, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जो हर एक हाउस जो होता है वो एक थोड़ा सा हेक्सागोनल शेप का होता है, तो उसी शेप की खिड़कियाँ भी हैं, हनी कॉम्ब शेप। कितनी खिड़कियाँ हैं? 953। कब बना था ये? 1799 में जयपुर में। किसके द्वारा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा। ये कुछ ट्रैवलर्स, और वो कब आए थे? विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। और किसकी तरफ से आया था? इंग्लिश इंडिया कंपनी की तरफ। किसने भेजा था? किंग्स जेम्स वन ने भेजा था। और ये जहांगीर के कोर्ट में आया था, और जहांगीर ने इसे टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। टाइटल देने का कारण हो सकता है कि शायद ये उसकी भाषा अच्छे से बोल सकता होगा, इसलिए। ठीक। कौन है ये? विलियम हॉकिंस। कब? 1608। किसके द्वारा? किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। टाइटल क्या मिला था? इंग्लिश खान। किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में। अगला है सर थॉमस रॉय। ये ऑफिशियल एम्बेसडर था किंग जेम्स फर्स्ट का, और ये भी जहांगीर के कोर्ट में आया था। इसके आने का कारण है क्योंकि विलियम हॉकिंस जो काम करने आया था ना वो उसमें सफल हो गया था। शायद वो उनसे परमिशन मांगने आया था जहांगीर से कि हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड ही वाज सक्सेसफुल एनी हाउ। तो एम्बेसडर जो था, सॉरी, वो जो राजा था इंग्लैंड का, किंग जेम्स फर्स्ट, फिर उसने अपने दूसरे आदमी को भेजा कि जा भाई तू भी जा, तू भी देख ले। अलग ट्रैवलर्स, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में आया था। पुर्तगाली एक्सप्लोरर था, और वो
पहला यूरोपियन था, फर्स्ट यूरोपियन था जो भारत समुद्र से पहुंचा था। दूसरा नाम आता है डुआर्टे बरबोसा। डुआर्टे बरबोसा 1500 में आया था। ये पोर्टुगीज राइटर और एक्सप्लोरर था और इसकी बुक का नाम है द बुक ऑफ डुआर्टे बरबोसा। याद रहेगा। वास्को डी गामा सभी को याद रहता है। कब आया था? 1498। फर्स्ट यूरोपियन बाई सी। कहाँ पर पहुँचा था? कालीकट में। ये नाम याद रखना, डुआर्टे बरबोसा। और नाम देखते हैं। फ्रांसिस फ्रैंकोइस बर्नियर, इसके तो नाम में ही फ्रांस लगा हुआ है। फ्रैंकोइस बर्नियर ये कब आया था? 1658 से 1659 में के दौरान, उसी दौरान। ये फिजिशियन था, ट्रैवल था। फिजिशियन फिजिक्स पढ़ने वाले को नहीं, फिजिशियन अर्थात चिकित्सक, जो डॉक्टर होते हैं ना, रेगुलर डॉक्टर, वो फिजिशियन था और ट्रैवलर भी था। और किसका फिजिशियन था ये? किसका चिकित्सक था? दाराशिको। दाराशिको कौन था? दाराशिको वाज एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। और इसी ने बुक भी लिखा। बुक का नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और क्या डिस्क्राइब किया बुक में? ब्रूटल वॉर ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच जो लड़ाई हुई सक्सेशन के उत्तराधिकारी की, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये कहाँ का था? ये फ्रांस का था। जीन बप्टाइज ट्रैवेरनियर, ऑलमोस्ट सेम नेम, बर्नियर, ट्रैवेरनियर। 17th सेंचुरी में आया था। फ्रेंच जेम मर्चेंट और ट्रैवलर। इसने भी एक बुक लिखा, द सिक्स वॉयज ऑफ जॉन बैप्टिस्टा ट्रैवेरनियर। बुक के भी नाम याद रखना, बुक के नाम पूछ लेगा तो क्या ही करोगे फिर। इटली और उज़्बेकिस्तान। मार्को पोलो इटली का था। इटली से आया था 1254, मतलब ये काफ़ी पहले आया था बाकी लोगों से। ओके। वेनिस, और वेनिस मर्चेंट और एक्सप्लोरर। और एक नाम आता है आपका अब्दुल रज़ाक, कि अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था? अब्दुल रज़ाक उज़्बेकिस्तान से आया था। तिमुरिद क्रॉनिकल और ट्रैवलर। तिमूर जो था, तैमूर उसका क्रॉनिकलर है। क्रॉनिकलर क्या कहूँ, उसके बारे में लिखा होगा उसने। और ट्रैवलर भी था। और आया कहाँ से था? उज़्बेकिस्तान से। तो ठीक है बॉस, ये था आपका मेडिवल हिस्ट्री पार्ट 3। और इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री को यहाँ विराम देंगे और अगली बार से हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। टिल देन टेक केयर।